नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जैन। आप देख रहे हैं पद्मश्री न्यूज। आज हम बात करेंगे ज़मीन से जुड़े एक किसान की, जिसका ये मानना है कि यदि खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करके कोई भी कार्य किया जाए तो रेगिस्तान में भी सफलता के फूल खिल सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर ज़िले में, जहाँ श्री कान सिंह राजपूत सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती करके हिंदुस्तान के किसानों को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। कान सिंह जी, मेरी आवाज़ सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में, जब प्राकृतिक खेती के बारे में आपकी जब सुना तो हम आपसे ये जानने के लिए यहाँ पर आ गए। तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको ये प्राकृतिक रसायन मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में कैसे ख्याल आया। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको। कान सिंह निर्वाण मेरा नाम है और जोर की ढाणी गोधाम कटरातल सीकर राजस्थान मेरा एड्रेस है। मेरे पास में 13 देशों से, भारत के हर प्रांत से लोग यहाँ खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं और उसको समझ करके पूरे देश भर में अब तक जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आज वो प्राकृतिक गो आधारित खेती कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस दिन इस देश के नेतृत्व की गाय समझ में आ जाएगी, उस दिन ये देश अब की बार सोने का शेर बन जाएगा। अब की बार चिड़िया नहीं बनानी है, क्योंकि चिड़िया को पिछली बार लोग लूट के ले गए। अब की बार शेर बनाना है और इस शेर बनाने का काम इस देश का प्रारंभ हो गया है, क्योंकि हमारे दोनों नेतृत्व है। मैं राजस्थान की धरती से हूँ, इसलिए राजस्थान की भी बात करूँगा और देश की भी। वो प्रधानमंत्री जी को भी गाय बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी गाय समझ में आ रही है। इसलिए दोनों को ही मैं साधुवाद देता हूँ, दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। सर, प्राकृतिक खेती का आप इसको मुख्य आधार आप किन किन चीज़ों को ऐसे मानते हैं कि ये इन चीज़ों से प्राकृतिक खेती हो सकती है? देखो, अब तक के क्या है कि इस देश में 2-3 बड़े स्वरूप बिगाड़ रखे हैं। प्राकृतिक खेती की एक सीधी सी परिभाषा कर रखी है कि प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें प्राकृतिक खेती का अन्न खाना चाहिए। ये इतना सा लॉजिक नहीं है इसका, बड़ा विस्तार रूप है इसका। मैं बचपन, मेरा जीवन जो है, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, बचपन मेरा किसानी के बीच बीता, तो मैंने देखा, मैं बहुत छोटा था तब मैंने हल जोतना शुरू किया। मेरे परिवार के जो बुजुर्ग थे, जब वो हल जोतते थे तो धरती और भगवान से एक प्रार्थना करते थे कि तू मुझे गाय के भाग का दे, अतिथि के भाग का दे, कीड़ी मकोड़ी के भाग का दे, पशु पक्षी के भाग का दे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला कर दे और अला बला को टाल दे। अपने बच्चों का अपना कहीं जिक्र तक नहीं करता था। ऐसा देश का ऋषि था किसान, जो सबके कल्याण की कामना करता था। सबको देने के बाद जो बचता था वो अपने घर में ले जाता था। खाती कुमार, जो भी काम करने वाले गाँव की जो धुरी थी, सबको पलवित और पोषित करता था। ऐसा किसान था जो किसी जीव को मारने की बात तो छोड़ दीजिए, मारने की कल्पना तक नहीं करता था। हल जोतते हुए रास्ते में कोई कीड़ी का नाल आता तो हल को साइड करके निकालता था, ऊपर से नहीं निकालता था। ये इस देश के किसान की मनोवृत्ति थी, जिनको कुछ षड्यंत्रकारियों ने इतना सत्यानाश कर दिया। आज वही किसान किसी दुकानदार के पास जाता है तो कहता है कि सबसे महंगा दे दे, लेकिन देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। जैसे सब कुछ धरती के जीवों ने उसका ही नाश कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। इन दोनों परिस्थितियों को मैंने बहुत बारीकी से देखा, तब मेरे मन ने मुझे कचोटा कि आज इस देश में जो लोग तथाकथित शाकाहारी बने फिरते हैं, बहुत सारी संख्या इस देश में शाकाहारी की है, लेकिन मैं उनको शाकाहारी नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में जो 1 किलो अन्न किसी के घर में आता है तो सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक 1 करोड़ जीवों की हत्या होती है, तब अगले के घर में 1 किलो अनाज आता है। अब वो अन्न खाने वाले लोग किस मंत्रों से शाकाहारी होते हैं? तो इसलिए धरती के पर्यावरण को बिगाड़ दिया इस रसायन खेती ने, और लोगों की नैतिकता को बिगाड़ दिया इस रसायन खेती ने, लोगों के जीवों के विनाश का मार्ग दिखा दिया इस रसायन की खेती ने, और लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, मानसिक स्वरूप को बिगाड़ दिया। इससे सब कुछ बिगाड़ने में आज जो विनाश के कंगार पे जो खड़ा है मानव समाज,
उसमें इस रसायन खेती का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और आधुनिक विज्ञान ये कहती है, मेरे पास में अमेरिका से विद्यार्थी आते हैं, उन्होंने वहाँ टीवी के एक एंकर से जाकर के कहा कि एक राजस्थान में किसान है, शेखावटी में रहता है, उससे आप जाके मिलना चाहिए। वो अपना पूरा ताम झाम लेकर के आए, एक पेड़ के नीचे मेरा मुड्ढा लगा करके मेरे से पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं विश्व के कल्याण के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने अपने पूरे ताम झाम रोक दिए और कहने लगे कि कान सिंह जी, ये बात भारत में नहीं सुनी जाएगी। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं कि आप जो भी बोलें वो प्रामाणिकता से बोलें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं जानता, न मैं सुना बोलता हूँ न पढ़ा बोलता हूँ। मैं मेरे जीवन में जो जीता हूँ, जो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है, सिर्फ वही बोलता हूँ। और इसलिए आप अपनी बात को चालू रखें। और खान पान शुद्ध लेने का स्रोत देसी गाय। जिस दिन देसी गाय समझ में आएगी, उस दिन मनुष्यता समझ में आएगी। ये सीधा सा दृष्टिकोण। इसलिए ये केवल जो प्राकृतिक गो आधारित खेती का जो अन्न है, वो केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है, वो मनुष्यता को और पूरी मानव सभ्यता को जिंदा रखने का एकमात्र स्रोत है धरती का। इसलिए ये प्रमोट होना ही चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुसंधान है। सर, जो आज भी कई किसान रासायनिक खेती के कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप इस कुचक्र से निकलने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है। इस देश में किसान अंगुलियों पे गिने उतने ही हैं। जिनके पुश्तैनी ज़मीन थी या कुछ जागीरदार टाइप के जो लोग हैं, सामंतशाही जो लोग हैं, पैसे के बलबूते पे किसान बन गए। ये दुर्भाग्य है हमारा। एक्चुअल में आज कुछ लोग मजबूरी से किसान बने, जो 365 दिन रोते ही रहते हैं। मानव स्वभाव है और नेचर है ये कि जो आदमी मन में जो बात बार बार रिपीट करता रहता है, उसके जीवन में वही घटता रहता है। चोर जो है, उसके मन में चोरी की प्लानिंग चलती है तो उसको चोरी का मौका मिलता है। व्यभिचारी दिन भर व्यभिचार के प्लान बनाता है तो उसके व्यभिचार को मौके मिलते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि किसान जो 365 दिन रोता रहता है, उसको भगवान 365 दिन ही रुलाते रहते हैं। वो कभी भी जाओ, किसानी घाटे का सौदा है, किसानी बकवास है, तो उनके लिए 365 दिन बकवास है। तो जिनके मन में उमंग है, एक जो कभी कभार खेत से निकलते हैं वो किसान है, और एक रोने वाले किसान है, और एक जुनून से करने वाले किसान है। जो जुनून से करते हैं उनके लिए धरती का सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है। वो आनंद में है, वो अभिभूत होकर जीते हैं। तो वो लोग तो कभी भी शिकायत नहीं करते। वो नेचर से खेती करेंगे, वो ईश्वर की उपासना नेचर में ढूंढेंगे, और वो गो आधारित खेती करेंगे, वो ही आनंद में है। बाकी लोग रोने वाले हैं, रोने वाले मैं उनको किसान नहीं मानता हूँ। और जो सामंत और जागीरदार और जो पैसे के बलबूते पे खेत से निकल करके लोगों की शोषण करके और खेती से अरबपति बनना चाहते हैं, मैं उनको भी किसान नहीं मानता हूँ। जो जुनून वाले हैं, किसान वही है। और इस जुनून को पैदा इस देश में राजीव दीक्षित आए, तब से कुछ नौजवानों को इसको डाइवर्ट किया है। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने गलती एक की, जो कहा उसको उन्होंने जिया नहीं। वो जीने वाला और काम करने वाले दोनों जब समन्वय हो जाएंगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। फिर प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों की जैसी कुछ संकल्प शक्ति या कुछ और इस तरह की विचारधारा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि मैं चिकनी मिट्टी और रेत के टीले जो हैं, उस दोनों धरती को एक जैसी उपजा सकता हूँ। एक्चुअल में मैं कठोर बात बोलता हूँ, जो शायद किसी को चुभे भी। इस देश में पूरे देश और दुनिया की हिस्ट्री को खंगालेंगे ना आप, तो भारत के इतिहास में कहीं पर भी किसी भी कालखंड में ये एग्रीकल्चर और वेटनरी डिपार्टमेंट थे ही नहीं। आप किसी भी इतिहास की किताब को उठा के देख लें, किसी भी राजा, किसी भी शासनकाल में, ये 70 साल में ये दोनों डिपार्टमेंट आए और इन्होंने 2 बड़ी उपलब्धि की। वेटनरी ने तो गाय को जो है वो आवारा बना दिया, और इन कृषि वालों ने धरती को बांझ बना दिया। तीसरी इनकी कोई उपलब्धि है तो ये साइंटिस्ट बता दें, मैं इनको नमन करूंगा। इनको जो रिसर्च सेंटर के लिए ज़मीनें दी गई थी, जब नेचर की ज़मीनें इनको हैंडओवर की गई थी, उनका जो स्टैंडर्ड था उसको ये मेंटेन नहीं रख पाए। जब इनके अपने रिसर्च सेंटर की ज़मीनों का जब वो स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है,
तो किसान का कैसे करेंगे? फिर ये ईमानदारी से कह दें एक एक सेंटर भारत का कि हमारी वजह से, इनकी डोनेशन से, इनकी दलाली से, इनके कुछ स्वार्थ से कोई किसान पनपे हो, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी से इस देश में एक एक सेंटर 100 लोगों की लिस्ट दे दे कि ये किसान खुद काम करने वाले, वो जागीरदार सामंत किसान नहीं, खेती में जुनून से खेती करने वाले और जो रोने वाले किसान हैं, उनमें से 100 लोग भी इन्होंने पनपाए हों पूरे देश में, तो नाम बता दें। ये खरबों का बजट खा रहे हैं। अब मैं इनसे कहता हूँ कि तुम्हारी गुटर पुटर अब नहीं चलेगी। अब तुम्हें इस धरातल पे आना पड़ेगा। अब तुम नेचर का रिसर्च करो, तुम खेत मिट्टी की जांच तो करो, लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन देखने की नहीं, उसमें पता ये लगाओ कि सूक्ष्म जीवाणु कितने हैं। तुम्हें सीड और बीज की जांच तो करो, लेकिन जो किसान कह रहा है उसकी करो। किसान को तुम जो अनपढ़ और गंवार मत कहो। वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट 18 घंटे जो खेत में काम करता है, जमीन से बात करता है, पौधों से संवाद करता है, वो तो अनपढ़ और गंवार है। और जो 4 किताबें लोगों की रटी हुई लिखी हुई है, विदेशी लोगों की, उसको रटता है। नोट्स बना के रटने में और नकल में कोई बेसिक अंतर नहीं है। वो परीक्षाएं दे करके साइंटिस्ट बन जाते हैं। और जो भाषा जानता है, जो भेष जानता है, जो बात जानता है, वो अनपढ़ और गंवार है। ये थ्योरी बदलनी पड़ेगी। उस अनपढ़ और गंवार की रिसर्च को इनको लैब में टेस्ट करना चाहिए, तो ये बच सकते हैं इनकी अपनी नौकरी। नहीं तो इनको ये सब धोना पड़ेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, इस विज्ञान के खिलाफ नहीं हूँ, और न इन साइंटिस्टों के खिलाफ। ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, हम में से ही लोग हैं। लेकिन ये इनमें जो ईगो आ गया है, ये किसान को हीन भावना से देख रहे हैं, ये भावना बदलनी पड़ेगी। किसान के रिसर्च को लैब में ये साबित करें, प्रमाणित करें। जो सुविधा किसान के पास नहीं है, वो सुविधा ये दें। और जो किसान कर सकता है, ये 7 पीढ़ी में भी नहीं कर सकते। इससे दोनों का सरकारों को समन्वय। राजस्थान सरकार ने, हमारे सीएम ने बहुत सारे सुझावों को मेरे माना है, और पीएम साहब ने भी हमारे कई सुझावों के जो काम किया है, उसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। अब सरकारें समझ रही हैं, लेकिन अब साइंटिस्टों को भी देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ये सीधा सा अंतर। हाँ सिंह जी, अभी आज राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे ही चला जा रहा है, और इसका एक मुख्य कारण हमारी कृषि को भी माना जा रहा है। अंधाधुंध सिंचाई जो चल रही है और जो जिस तरह से पानी का उपयोग हो रहा है, तो सबसे पहले किसानों को सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आज की तारीख में इन तथाकथित साइंटिस्टों ने देश और दुनिया में 2 बड़ी भ्रांति फैला रखी है। एक तो पौधा पानी जड़ से लेता है, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरा, वो कहते हैं कि इस मिट्टी की जांच कराओ, उर्वरक ऊपर से डालो, ये सफेद झूठ है। इसको समझना है, ये बड़ा विषय है, आपको इस सीमा में नहीं बांध सकते। पौधे जो है पानी को जब इसे जड़ से नहीं लेते हैं, तो आप किस तरह से सिंचाई करते हैं? अब इस चित्र से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये आपने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। इस चित्र में ये पेड़ है, ये देखिए आप। इस चित्र में जो ये पेड़ है, इसका विज्ञान ये है, देखो नेचर ने बहुत चीज़ें जोरदार बनाई हैं। इसका सही सिस्टम ये होता है कि ये पौधा, इसकी छाया जैसे यहाँ गिरती है, इसकी परिधि में आप 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट गहरा एक खड्डा करें गोल इसके आकार में, छाया के साथ साथ। इसमें आप एक बार जीवामृत गाय के गूंत गोबर से बना करके जीवामृत डाल दें, और इस पूरी खाई को जो है वापस आप घास फूस वनस्पति से भर दें। इस जड़ का विज्ञान ये है कि इसको संदेश मिलता है कि तुम्हारी खुराक यहाँ पे है, तो ये इसकी जड़ें चल के यहाँ आ जाएंगी, और जिसकी जड़ें यहाँ आ जाएंगी ना, उसका सर्दी धूप गर्मी कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगी। ये साइंटिस्ट यही गलती करते हैं, ये कहते हैं कि तुम चारों तरफ यहीं दे दो। अब यदि आपको सब कुछ घर में ही मिल जाता ना, तो ये सर्किल नहीं बनता, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये सब आते हैं कि आपकी जड़ें फैलती हैं, आपका कॉन्फिडेंस तब आता है। तो ये पौधा सर्दी में नहीं बिगड़ेगा, गर्मी में नहीं बिगड़ेगा, बरसात में भी नहीं बिगड़ेगा, तूफान से भी नहीं बिगड़ेगा। इसकी जड़ें यहाँ आ गई, और जड़ों का ये विज्ञान है। इनकी जहाँ खुराक होती है, ये इसकी छाया तक मर्यादा होती है, ये वहाँ तक चली जाती है। तो ये व्यक्ति आज समझेगा इसको। फिर आपको कभी भी लगे कि पानी नहीं है, तो इसकी नमी को चेक कर लें।
पानी कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये नमी कितनी और कैसे रख पाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसको नमी चेक करेंगे, आपको लगे कि नमी है तो ढक दो, लगे कि नहीं है तो जीवामृत मिला करके पानी डाल दो। इतना सा विज्ञान है। आप देखेंगे मेरे किसी भी पौधे में कोई खड्डा नहीं है, कोई परिधि में नहीं है। पूरे प्रैक्टिकल, कहीं भी आप सब अपने कैमरे से नज़र डाल डाल के दिखाएं। पौधा पानी जड़ से नहीं लेता है, ये मेरे पूरी दुनिया और देश के साइंटिस्टों को चैलेंज है। पौधा केवल जड़ से नमी लेता है, और नमी के लिए रोज़ पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नमी को मेंटेन करने के बहुत सारे स्रोत हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। और ज़मीन जिंदा है, जिंदा वो होती है जो माँ होती है। ये धरती जो माँ है ना, इसलिए जिंदा है। और यदि धरती जिंदा नहीं होती तो ये माँ नहीं होती। और ये धरती जिंदा नहीं होती, जिंदा वो होती है जो बच्चे पैदा करती है, तो ये बच्चा भी पैदा करती है। तो इसमें ऊपर से डालने की कोई बात ही नहीं है, ये संपूर्ण है, इसमें भंडार भरा पड़ा है। लेकिन किचन में जैसे सामान भरा पड़ा है और वो सब हमारे अनुकूल नहीं है, कोई गृहिणी जाए उसको पका के खिलाए, वैसे इस धरती में सूक्ष्म जीवाणु महत्वपूर्ण है। धरती की फास्फोरस नाइट्रोजन महत्वपूर्ण नहीं है। रेत के टीले और चिकनी मिट्टी दोनों इक्वल उपज सकती हैं। धरती महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाणु है। इन्होंने धरती को महत्वपूर्ण बता दिया, ये गलत है। पौधे का पोषण नहीं, धरती का पोषण होना चाहिए। धरती का पोषण होगा तो पौधे का पोषण। इन्होंने पौधे का पोषण चालू कर दिया, ये ट्रैक पूरे गलत पे चढ़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये धरती का पोषण ये है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवी है उनका वही उसकी सही पहचान है। जिस घर में महल बना हो, यदि गृहिणी बनाने वाली, अच्छा खिलाने वाली नहीं होगी तो उसमें कोरोना चला जाएगा। झोंपड़ी वाली हो, यदि वो ढंग से बना करके ढंग से खिलाना जानती है तो बीमारी गेट में नहीं आएगी। महल और झोंपड़ा देख के बीमारी नहीं आएगी, वो गृहिणी की कला देख करके आएगी। तो आपके हिसाब से सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपके खाना बनाने वाली गृहिणियाँ हैं? निश्चित रूप से जो घर में गृहिणी का पार्ट है, क्योंकि भंडार भरा पड़ा रहे। लेकिन वो कच्ची हल्दी धनिया खा सकते हो, आटा खा लेंगे, पका के खिलाएगी तो ही खाएंगे ना। बस वही भंडार भरा पड़ा है, वो जड़ों। अब एक और है, आपकी पत्नी को पता है कि आप कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, आपका बेटा क्या खाएगा, वो उतनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तैयार करेंगी। टिफिन वाले को थोड़ी पता होता है, वो तो भर के दे देता है। तो ये डीएपी, यूरिया, ट्रोलियाँ भर के खाद, ये टिफिन व्यवस्था है। इनको नहीं पता है कि पौधा क्या चाहता है और कितना खाएगा, वो तो फेंक देते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को पता है कि इस जड़ की कितनी आवश्यकता है और क्या आवश्यकता है, इसीलिए उससे ज़्यादा पोषण मिलेगा। हमारे खेत की मिट्टी में असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। प्राकृतिक खेती के उपासक इन सूक्ष्म जीवियों को हमारे घरों में खाना पकाने वाली गृहिणियों की तरह मानते हैं। इस मिट्टी में और प्रकृति में पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पौधे की जड़ें इन पोषक तत्वों को या अपने भोजन को खुद ग्रहण नहीं कर सकती। इस मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ही पौधों को उनका भोजन उपलब्ध करवाते हैं, और हम इस मिट्टी में जहर डालकर, रसायन छिड़क कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या यूँ कहें कि खाना पकाने वाली गृहिणियों को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो आइए हम कान सिंह जी से जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और भी रोचक बातें। तो कान सिंह जी, अब आज से बाकी के सारे किसान अपने खेत में, अपनी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीवी को पूरी वो बना सके, संग्रह कर सकें, इसके लिए थोड़ा सा आपने भी इसके लिए सिर्फ देसी गाय मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि जल, पानी, नीर एक है, धरती, गाय और नेचर एक ही है। गाय है तो नेचर है, नेचर है तो धरती है, धरती है तो प्राणी है। इस विज्ञान को समझना ही पड़ेगा। धरती की भाषा नहीं आती, गाय के गुण नहीं पता और नेचर को नहीं समझता, वो किसान हो ही नहीं सकता। कौन सी हवा कब चली है, इसका क्या अर्थ है, अब क्या होने वाला है, एक एक बात का बोध होता है। उस विज्ञान को इन षड्यंत्रकारियों ने नष्ट कर दिया, उनको अनाड़ी और जो है मूर्ख कहकर।
उसको जाना ही पड़ेगा, उसको पलवित और पोषित करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। नेचर में आपको आना ही पड़ेगा, और नेचर का दूसरा नाम गाय है। तो आपके हिसाब से जब भी कोई भी इंसान जब भी कोई खेती करने की सोचता है तो उसे गाय, जमीन और प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। नहीं पड़ेगा। कासिम जी, आप तो काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती में लगे हुए हैं और आपका विज्ञान जो है बिल्कुल बाहर के विज्ञान से बिल्कुल अलग है। तो आपने यहाँ पर इस प्राकृतिक खेती के दौरान किस तरह के विज्ञान का अनुभव किया? नहीं, मैं तो टोटली प्रकृति का पोषक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि धरती, इन लोगों ने गलत ट्रिक पे किसान को चढ़ाया। इन्होंने कहा कि धरती तू व्यापार की तरह कर, धंधे की तरह कर। बहुत गलत बात है। धरती धंधा नहीं है। व्यापार आप करोगे, 1 साल में आप घाटा होगा तो ट्रिक छोड़ दोगे, आप दूसरा कर लोगे। लेकिन 10 साल तक भी अकाल पड़ता है, 11वीं साल बरसात होती है तो किसान के कंधे पे हल होता है, क्योंकि धरती उसका धंधा नहीं, धर्म है। और धर्म जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसको आप धर्म कहते हो, ये धर्म है ही नहीं, ये पंथ है। और ये दुकानदारों ने अपने हित से बनाए हैं, अपने स्वार्थ से बनाए। इन्होंने अपने कायदे बनाए। एक पिता के 4 बेटे हों तो उनके लिए 4 नियम बनाएगा, तो फिर ये क्यों बनाई दुकान? धर्म वो है जो प्रकृति में विद्यमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। जो प्रकृति में है वो धर्म है। और प्रकृति का दूसरा नाम गाय है। गाय है तो धरती है, गाय है तो धर्म है, और गाय है तो प्रकृति। ये गाय समझनी सबसे पहले जरूरी है। ये सीधा सा अर्थ है। आज जो बीमारियां सब घेर रही है ना, ये उन्हीं को घेर रही हैं। किसी भी पूरे देश में, आपके माध्यम से कहता हूं मैं, किसी भी गो भक्त किसान के ये कोरोना होके दिखा दे। चैलेंज इस कोरोना को और सरकार को दोनों। प्राकृतिक विज्ञान में सब कुछ आ गया। हमारे यहाँ तो नाड़ी देख करके एक वैद्य सब चीज़ों का इलाज करता था। अब आजकल आँख का तो टांग का अलग है, हाथ का अलग है, सिर का अलग है, पेट का अलग है, छाती का अलग है। ये क्या है भाई? ये कोई अलग अलग जगह बैठे हैं क्या? तो हमारे तो नाड़ी, अच्छा फिर इन सबको दवाई सबको सब एक जैसी देते। बुखार में आपको भी वही गोली देंगे, वही मुझे देंगे। अब जो बात है, पित्त है, क्या है, उसको इनका लेना देना ही नहीं बेचारों, न कोई परहेज है। तो ये इनका तो ये कोई लेना देना नहीं। ये तो थोड़े दिनों की दुकानदारी थी, क्षणिक रूप से चल गई कुछ सालों के लिए। अंत में तो वही नेचर में आना पड़ेगा, जीना चाहते। देखो, आपको मेरा ये मानना है कि प्राणी के सबसे नज़दीक, सबसे प्रिय और सबसे घनिष्ठ कोई है तो उसका शरीर है। जो व्यक्ति अपने शरीर का नहीं है वो किसी रिश्ते का नहीं है। पति यदि अपने शरीर का नहीं है तो पत्नी का भी नहीं है। तो पहली प्राथमिकता हर प्राणी का अपना शरीर होना चाहिए। और उस शरीर के लिए हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कह गए कि तेरे पास पैसे नहीं है ना तो तू उधार करके घी पी ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उधार करके गाड़ी खरीद ले, तू बंगला खरीद ले। वो तो हम खरीद रहे हैं। हमने तो क्या है कि ठेका ले लिया हमारे शास्त्रों के और प्रकृति के दोनों के विरुद्ध जाने का। इसकी जितनी अवहेलना हो उतनी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्र, हमारे सूत हैं। जिस बिल्डिंग को बनाते हुए सूत सही बांध दिया आपने गुड़िया में लेकर के, तो बिल्डिंग सीधी बन जाएगी। तो ये जीवन जो है ये बिल्डिंग है, और इसका सूत जो है वो शास्त्र और हमारी संस्कृति। इसको ठीक से बांध दिया तो आपका जीवन सही तरीके से व्यतीत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर आपकी बिल्डिंग बिगड़ जाएगी। तो इसलिए 4 साल पहले उन्होंने कहा, और अब मेरे जितने मिलने वाले हैं उन सबसे मैं कहता हूँ, अब वही जिएगा जो घी पिएगा। अब जीणो है तो घी पीणो है, और कोई रास्ता नहीं। तो बहुत बढ़िया कान सिंह जी। अब कान सिंह जी, आप जो प्राकृतिक खेती से जो आप अपनी फसल ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, इसकी मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा कुछ किसानों को बताइए। सबसे बड़ी, मैं कुछ साल जब मैंने सिस्टम शुरू किया तो आज के दिन पूरा देश का किसान सबसे बड़ी मात इसी में खा रहा है। मैं भी ट्रॉली भर के मेरी अनाज की मंडी में लेके गया, और मेरे जो ख़रीदार था उसने कहा कि आपके गेहूँ 700 रुपये क्विंटल हम लेंगे। तो उसकी दुकान में मैं गया और मैंने कहा 500 रुपये क्विंटल से चीनी मेरी 4 बोरी मेरी ट्रॉली में डालते। उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कि इसकी कीमत मैं तय करूँगा। तो जिसकी 4 महीने सर्दी मैं मरा, खलियान मैंने निकाला, और इसकी कीमत तू तय करेगा। और जो उधार से कहीं से लाया है और उसकी कीमत तू तय करेगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा?
तो कहा नहीं सिस्टम है। मैंने कहा सिस्टम नहीं मानता। तो क्या करोगे? मैंने कहा वापस ट्रॉली डाल दे। वो दिन और आज का दिन, जो कोई भी उत्पादन मेरे से नहीं बिकता है, मैं गाय, घोड़ी, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जो भी है उनको खिला देता हूँ और उनकी कीमत मैं तय करता हूँ। वही उत्पादन बेचता हूँ जिसकी कीमत मैं मेरी मर्जी से लेता हूँ। अगले की मर्जी से कोई चीज़ नहीं बेचता हूँ। एक बात। दूसरा, मैंने सिस्टम मेंटेन किया इसके लिए। मेरे पास में पूरे देश भर से 200-250 कपल जो हैं वो आते हैं। रात को रुकने का किराया देते हैं, 2-3 एक दिन रुकते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह अपनी पूरी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं। एक ही चीज़ है कि कान सिंह जी जो दे रहे हैं वो प्रमाणिक दे रहे हैं और ये प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरा ये मानना है कि जूते के नीचे जुराब फटा हुआ आप कितना भी सुरक्षित ढंग से पहन लो, वो ओपन हो जाएगा और जिस दिन ओपन होगा उस दिन तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए बेईमानी कितनी भी छुप के की जाए वो सामने आ जाती है। इसलिए मैं उनसे हर साल कहता हूँ कि तुम 1 घंटे के लिए आओ, लेकिन हर साल आओ, जिनसे वो देखें कि मेरा मन में तो कोई बीमारी नहीं आई है, मेरा ईमान तो कहीं नहीं दिखा है। मेरा दूसरा ये मानना है कि कीमत महत्वपूर्ण नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो कहो वो दे दो। कीमत तो अगला जिससे सुधरेगा तो नहीं लेगा। 100 रुपये वाली चीज़ आप 1000 रुपये में बेच रहे हो तो मेरी नज़रों में गुनाह नहीं है, लेकिन वो जो आप कह रहे हो कि ये मिट्टी है तो वो मिट्टी ही होनी चाहिए, सोना है तो फिर वो सोना ही होना चाहिए। उसमें समझौता करते हो तो तुम्हें कहीं जगह नहीं है। ये बेसिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब अभी तक ये तपस्या है, ये साधना है। किसान भी आज उन्हीं कंपनी, आज पूरे देश में ऑर्गेनिक नाम से मैं चैलेंज करता हूँ तो तमाम ऑर्गेनिक कंपनियों को, एक भी ऑर्गेनिक कंपनी एक भी प्रोडक्ट ईमानदारी से नहीं बना रही है। इस देश में झूठ प्रमाण पत्र से बिकता है और इससे हुआ क्या कि जो गिनती के लोग हैं जो प्राकृतिक अन्न खाना चाहते हैं, आहार खाना चाहते हैं ऑर्गेनिक, उस पर इन दुष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया और जो सच्चे में काम करना चाहते हैं वो मंडियों में भटक रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि जो फैमिली डॉक्टर वाला फार्मूला है ना, उसको उसकी जगह या उसी की तरह जगह किसी की नहीं चेंज करो तो कोई बात नहीं, वो अपने आप चेंज हो जाएगी। फैमिली फार्मर होना चाहिए और जिस दिन ये देश फैमिली फार्मर को अपना लेगा उस दिन इस देश की समृद्धिशाली को, इस देश को विश्व गुरु बनने का एक ही मंत्र है, फैमिली फार्मर। फार्मर मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ये देश न कल कारखानों से मजबूत होगा, न गोला बारूद से मजबूत होगा। ये देश केवल किसान से मजबूत। भारत की हिस्ट्री उठा के देख ले, जिस राजा के कालखंड में किसान समृद्धिशाली होता था, किसान मजबूत होता था, वही राजा समृद्धिशाली होता था। और आज भी उसी स्थिति में आना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा इस देश को कि इस देश को मजबूत करने का रास्ता कहीं से निकलता है तो वो किसान के घर से निकलता है, न कल कारखाने से निकलता है और न वो कोई बारूद के ढेरों से निकलता है, केवल किसान के खेत से निकलता है। किसान मजबूत होगा, खेत मजबूत होगा और किसान और खेत मजबूत सिर्फ गाय से होगा। ये भी इस देश को समझना पड़ेगा, सीधा सा। काजी जैसे बाकी के किसान हमेशा ये डिमांड करते रहते हैं कि सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे, लेकिन ऐसा भारत में पूरा पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इस किसान को जो अपने अनाज की अपनी प्राइस खुद ही तय कर रहा है। तो इसके बारे में भी सब आप किसानों को कुछ देखो, मैंने सरकारों से कई बार कहा है कि सरकार नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे। सरकारी नीतियों से नीयत बिगड़ गई है। मैंने आज तक 25 पैसे सब्सिडी के नहीं लिए। ये नरेगा, अंतरेगा, ये जो आपके अंत्योदय योजना, ये सरकारी सब योजनाएं जो है वो देश के नौजवानों को नपुंसक बनाने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है। कुछ भी नहीं है, कोई काम करना ही नहीं चाहता। या तो सरकारी लिस्ट में नाम आ जाए तो 50 रोज फिर 7वां 8वां वेतन आयोग मांग लेंगे, या फिर जो है इन योजनाओं में नाम लिखा जाए, बड़े बड़े पैसे मिल जाएंगे, तो ये देश तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये डोनेशन प्रवृत्ति देश में बंद होनी चाहिए और नीति ठीक करे किसान, और किसान अपनी नीयत ठीक कर ले, देश का कल्याण हो जाएगा। काजी जी, अभी जो सारा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, आज प्रकृति से हम पूरे
दूर हो गए हैं, बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ भी जा रहे हैं। अब सारा सिस्टम अगर वापस एक प्रकृति विज्ञान की तरफ आए समझे, इसके लिए आपने अगर कोई आपने कुछ सोचा है या आपके कोई विचार आया है तो बताइए। देखो, इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं पिछले कुछ साल पहले महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों के बीच सेमिनार ले रहा था। तो मेरा विषय और मेरा कैखे गड़े गाय से शुरू होता है और अंत भी मेरा पूरा ब्रह्मांड भी गाय पे आके अंत होता है। तो एक बहुत बड़े आईएएस कैडर के अधिकारी थे, रिटायर उत्तर प्रदेश के। उन्होंने मेरे से आके कहा कि कान सिंह जी, आपके कहने से कोई गाय बांध लेगा क्या? क्यों दिन भर गाय गाय करते हैं? मैंने कहा, भगवान कृष्ण के कहने से किसी ने महाभारत रोक दिया था क्या? लेकिन आज महाभारत के होने का कारण, उसको करने का कारण भगवान कृष्ण को नहीं माना जा सकता। उसको नहीं होने वाली लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है। हो गया, ठीक है। तो ये गाय बांध लेंगे, ये बैम मैं नहीं पालता हूँ। लेकिन मैं जब जाऊँगा तो हिसाब लिखा जाएगा। मेरे से पूछेंगे कि तू गाय के बारे में कुछ जानता था? तो मैं कहूँगा जानता था। तो फिर तूने ये 5-6 लोग जो जयपुर से आए थे उनको बताया? मैं कहूँगा बताया। तो बाकी का हिसाब तो आप लोगों को देना है। वैसे ही इस नेचर का, इस अच्छे खान पान का, अच्छे विचारों का सब लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। कोई माने ना माने, खाए न खाए, नेचर से जुड़े न जुड़े, वो अगले का काम है। हमें हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें दूसरे का मीटर नहीं फाड़ना। अब आप करेंगे कि नहीं करें, मुझे इससे क्या लेना था? मैं जो जानता हूँ, मैं जो मानता हूँ, जो मैं चल रहा हूँ, उसका बखान मुझे आप लोगों तक करना चाहिए। ये मेरा व्यक्ति से मानना है। तो इसलिए अच्छी बातों का जितना प्रचार प्रसार लोगों को हो सके, आप जैसे लोगों को, विशेष तौर से मीडिया वालों, ये उल्टे सीधे नहीं करना चाहिए। केवल 2 रुपये कमाने के लिए कोई ऐसे किसी का डाल दो, उल्टी सीधी बातों का मैसेज दे दो, तो ये गुनाह है। और ये गुनाह नहीं करना चाहिए। कान सिंह जी के साथ आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसानों को अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं। छुट्टियों में या अवकाश के दिन किसान के खेत में, किसान के अपने दोस्त किसान के घर में ऐसे ही घूमने जाएं जैसे कि आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों के पास जाते हैं। आप लोगों के इस भ्रमण से न केवल किसानों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि भारतीय कृषि फिर से लहरा उठेगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि एक भी किसान हमारा दोस्त नहीं है तो क्या ये हमारी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? माना कि खेत किसान का है, लेकिन ज़मीनें तो हम सबकी है। जिस ज़मीन से हमारा भरण पोषण होता है वह ज़मीन किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं हो सकती, और तीर्थ स्थलों की देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है।